नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर बाद चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का हरियाणा में उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे। प्रतियोगिता में 8,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का फाइनल पोलैंड की इगा स्विटेक और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच चल रहा है। स्वप्निल गुसाले और आशी चौकसी ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और पहलवान साक्षी मलिक ने अलमाटी में यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और सबसे पहले खेल खबरों में बात करते हैं खेलो इंडिया युवा खेल 2021 की, जो अब से कुछ देर के बाद हरियाणा में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला में इसका आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। युवा खेल 13 जून तक चलेंगे। 5 स्थानों में पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में 25 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इन खेलों में लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल में पहली बार सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं और सबसे बड़ा दल मेजबान हरियाणा का है, जिसमें 528 खिलाड़ी शामिल हैं। और कुछ मुकाबले इसके कल शुरू भी हो गए, जैसे कबड्डी और वॉलीबॉल के मुकाबले। और आज जबकि इस समय पूरा अगर हम देखें तो पंचकुला पूरी तरह से सजा हुआ है खेलो इंडिया के स्वागत के लिए, तो आप इसे काफी करीब से कवर करते रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप राकेश? देखिए सिद्धार्थ, ये जो खेलो इंडिया योजना है, ये हमारे खेल प्रेमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ब्रेन चाइल्ड था जी। मुझे याद है कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, उसके कुछ समय के बाद ही उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो चाहते हैं कि देश के हर जिले से एक खिलाड़ी ओलंपिक के लिए जरूर क्वालिफाई करे। तो लोगों ने ये सोचा था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भारत में ऐसी सुविधाएं नहीं है जिला स्तर पर। तो ये जो खेलो इंडिया की स्कीम है, ये देश के कोने कोने तक पहुंचने वाली चीज है। इसके तहत जो यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं जी और ये यूथ गेम्स, इसके जरिए जो ग्रास रूट लेवल का हमारा टैलेंट है उसको उभारने का, और उसके बाद जो आपको अच्छे खिलाड़ी मिलते हैं उसमें से उनको डेवलपमेंट ग्रुप में डालना टॉप्स के, और फिर उनमें से जो अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं जिनमें ओलंपिक में पदक जीतने की क्षमताएं हैं, उनको टॉप्स ग्रुप में शामिल करना। तो जो डेवलपमेंट ग्रुप है जूनियर खिलाड़ियों का, उनको भी सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, और जो टॉप्स वाले हैं उनको और बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। तो ये खेलो इंडिया के जरिए सुविधाएं देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। अब आप देखिए कि जो बच्चे इसमें 18 साल से कम उम्र के, ज्यादातर स्कूली छात्र जो इसमें भाग ले रहे हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, नए स्टेडियम यहाँ पर बनाए गए हैं इन खेलों के लिए, अनेक इंडोर हॉल्स बनाए गए हैं, सिंथेटिक ट्रैक नए बिछाए गए हैं, आपके एस्ट्रोटर्फ के नए ट्रैक बिछाए गए हैं। तो मतलब आपको टॉप क्लास फैसिलिटीज के अंदर खेलने का मौका मिलेगा, रहने की आपकी बहुत बेहतरीन व्यवस्था, और उसके बाद आना जाना, हवाई जहाज, ये वो मतलब इतनी जो 5 सितारा सुविधाएं हैं वो इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलती है। टेलीविजन पे प्रसारण, निजी चैनलों पे प्रसारण, लगातार खबरों में लगातार आप चर्चा में रहते हैं। तो ये छोटी उम्र से जो बच्चों को ये चीजें मिल रही हैं, ये पूरे देश में जो लोग अभी उस लेवल तक नहीं आ पाते, जो इन टीमों में शामिल नहीं हो पाते, उन बच्चों को भी प्रेरित करती है, उनके माता पिता को भी प्रेरित करती है कि बच्चे को इसमें डालो खेलों में। और इतना जबरदस्त संघर्ष इनका चल रहा है, हरियाणा और महाराष्ट्र ये जो पिछले 3 बार से खिताब आपस में चैंपियन बन रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर, और इसमें होड़ रहती है सबकी कि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, ताकि हम उस स्टेज पर पहुंच सके कि जहां से भारत सरकार हमें अपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में चुन ले।
बिल्कुल, और कुछ दिनों पहले भी जैसे हमने देखा था विश्वविद्यालय खेलों में भी जिस तरह का उसमें कवरेज हुआ था इसका पूरा, और खिलाड़ियों को जिस तरह का प्रोत्साहन मिला था, तो आज फिर उसके बाद जो खेलो इंडिया युवा खेल शुरू हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो हमारा जो टैलेंट है वो निकल के आएगा, खिलाड़ियों की पहचान होगी और आगे उन्हें उसी तरीके से जो है और ज्यादा ग्रूमिंग मिलेगी। और सरकार का जितना भी, क्योंकि हम लोग जब भी इस कार्यक्रम के संदर्भ में किसी खिलाड़ी से बात करते हैं तो वो सरकार के जो प्रयास हैं उनकी काफी सराहना करते हैं कि अब जो फैसिलिटीज उन्हें मिल रही हैं, जो चीजें उनके साथ हो रही हैं, उसको लेके वो काफी उत्साहित रहते हैं। देखिए सिद्धार्थ, बहुत जबरदस्त चीज है। पहले सरकार की आलोचना करने वाले बहुत मिलते थे 8-10 साल पहले तक, लेकिन आज सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को इधर वो डिमांड करते हैं, वो डिमांड उनकी पूरी कर दी जाती है। और जो ग्रास रूट लेवल पे अच्छे लेवल की ट्रेनिंग देना, अच्छी फैसिलिटीज खेलने की उनको मिलना, तो ये एक बहुत बड़ी चीज ऐसी हो जाती है कि खिलाड़ी के अंदर एक बड़ा खिलाड़ी बनने की, बेहतर प्रदर्शन उसका निकल कर आता है। तभी आप देखिए कि खिलाड़ी यहाँ पर एक से एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, और विश्वविद्यालय वाले खेलों में तो नेशनल रिकॉर्ड भी टूटे हैं जी। ये एक बड़ी बात हुई है उसमें। और जो ओलंपिक में भाग लिए हुए खिलाड़ी हैं वो वहां पर मेडल नहीं जीत पाए, और जो दूसरे उभरते खिलाड़ी उन्होंने उनको हराया उनकी इवेंट्स के अंदर। तो ऐसी चीज, ये कंपटीशन टफ है, और इसकी एक जो कल आज से शुरू हो रहे हैं खेल आधिकारिक रूप से, इसकी एक खासियत और आपको देखिए कि इसमें 5 जो है ना हमारे परंपरागत जो खेल हैं जी, उनको भी शामिल किया गया है। तो उनको भी बढ़ावा देना है, जैसे कलरी पट्टू है, थांगता है, गटका है, मलखम्ब है, योगासन है। योग को देखिए सरकार ने कितना बढ़ावा दिया है, और मैंने बरसों इस बात को लिखा है कि योग को खाली एक व्यायाम न माना जाए, एक शरीर को स्वस्थ रखने की विधा न माना जाए, इसको खेल के रूप में बढ़ावा दीजिए आप जी। तो खेल के रूप में सरकार ने इस चीज को बढ़ावा दिया है, और इन खेलों में योगासन को शामिल किया गया है। और आपको बताऊं कि इन जो हमारे ये पारंपरिक खेल हैं, इनकी जो फोटोग्राफ्स आती है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं 8, 9, 10 साल के, वो दूसरे खेलों से इतने प्रभावित नहीं होते, लेकिन अखबारों में इसकी फोटोग्राफ्स देख के या टेलीविजन में इनका लाइव प्रसारण देख के कि भाई ये योगासन में कैसे कैसे आसन ये बच्चे लगा रहे हैं, ये कलेरे पट्टू है इसमें क्या चीजें ये हो रही हैं, गटका कैसे हो रहा है, थांगता कैसे हो रहा है, मलखम्ब को देखकर तो छोटे छोटे बच्चे भी आकर्षित होते हैं और इन खेलों में जाना चाहते हैं। अगर आप आज बच्चे को किसी को बोलें कि भाई आप योग की तरफ जाइए, आपको योग करना अपनाना है, तो वो मान के चलेगा कि भाई मैं योग का भी एक योग के जरिए मैं खिलाड़ी बन सकता हूं। अच्छा, अभी तक वो सोचता था योग खाली मैं व्यायाम कर सकता हूं, लेकिन व्यायाम आपके शरीर को स्वस्थ भी रखेगा योग, और आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। तो ये खेल जो जूनियर लेवल पे इन्होंने ये यहां पर शामिल किए, मुझे लगता है कि ये सरकार का बहुत बड़ा कदम और एक अच्छी सोच, हमारे खेल प्रेमी जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उनका भी, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो नेतृत्व है और जो उनकी सोच चल रही है, ये उन्होंने गुजरात में भी चलाई थी ये पारंपरिक खेलों की, और अब कई प्रदेशों ने भी इसको अपना लिया है कि वहां भी इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये जो हमारी पुरानी कलाएं हैं, इनको जो सम्मान यहां पर मिल रहा है, और जो नए युवा खिलाड़ी जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर इन खेलों के जरिए जो हमारी युवा प्रतिभाएं हैं उनकी पहचान होगी, और इन खेलों के बारे में हम आपको अपने इस कार्यक्रम में जानकारी देते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं टेनिस की। फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का फाइनल पोलैंड की इगा स्वितेक और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच चल रहा है। इगा ने इससे पहले 2020 में फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया था, वहीं गॉफ पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं और इस समय मुकाबला बहुत रोमांचक चल रहा है। आइए सुनते हैं आज के इस मैच के ऊपर हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट। फ्रेंच ओपन 2022 का महिला सिंगल्स फाइनल इस समय खेला जा रहा है। खिताबी मुकाबला दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वितेक और विश्व की 23वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ के बीच हो रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। ईगा ने जहां सेमीफाइनल में रूस की दारिया कासातकीना को हराकर फाइनल में जगह बनाई, वहीं गॉफ ने अंतिम 4 के मुकाबले में इटली की मार्टिना ट्रेविसन को शिकस्त दी। शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा स्वितेक की बात की जाए तो बीते 3 साल में उनके पास दूसरी बार फ्रेंच खिताब जीतने का मौका है। साल 2020 में उन्होंने महिलाओं का सिंगल्स खिताब अपने नाम किया था, वहीं दूसरी बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची हैं। ईगा मौजूदा समय में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने लगातार 34 मैच और 5 खिताब जीते हैं। इससे पता चलता है कि फाइनल में उनके आगे कोको गॉफ की राह आसान नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ 18 साल की गॉफ अपने टेनिस करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं। वो 2015 के बाद फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाली अमेरिका की पहली खिलाड़ी बनना चाहेंगी।
साल 2015 में सेरेना विलियम्स ने अंतिम बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। फ्रेंच ओपन में दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। गॉफ ने अपने सभी मुकाबलों में अभी तक एक भी सेट नहीं गंवाया है। इस मामले में स्वीतेक अमेरिकी खिलाड़ी गॉफ से थोड़ा पीछे हैं। उन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 में एक सेट हारा है। हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो ईगा को गॉफ के खिलाफ बढ़त हासिल है। अब तक दोनों खिलाड़ियों का सामना 2 बार हुआ है, जिनमें ईगा विजयी रही। इसी साल मियामी ओपन के एक मुकाबले में पोलैंड की खिलाड़ी ने गॉफ को 6-3, 6-1 से हराया था। वहीं बीते साल रोम में उन्होंने गॉफ को 7-6, 6-3 से शिकस्त दी थी। ये देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस खिलाड़ी के नाम रहता है। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा और मुकाबला बड़ा जबरदस्त चल रहा है। ईगा स्वीतेक की अगर हम बात करें तो पहला मुकाबला उन्होंने पहला जो सेट है वो 6-1 से जीत लिया है। हालांकि अभी दूसरे में गॉफ आगे चल रही हैं, तो बड़ा ही रोमांचक और दोनों ही बड़ी यंग खिलाड़ी हैं उधर पोलैंड की। और अगर हम गॉफ की बात करें, 18 साल की खिलाड़ी पहली बार फाइनल में पहुंची हैं, तो आज उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो खिताब अपने नाम करें। देखिए, ईगा ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया सर्किट के अंदर, तो उसे देखते हुए गॉफ का जो है ना अभी उतना अनुभव नहीं है जी। और खेल में भी दोनों के काफी अंतर अभी नजर आता है। तो मुझे लगता है कि इस मैच में तो ईगा का पलड़ा भारी रहेगा। जैसा कि पहला सेट भी उन्होंने जीता है, तो 6-1 से ये कोई मतलब एक तरफा बिल्कुल उन्होंने वो जीता है। हालांकि जो दूसरे सेट में वो पीछे चल रही हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि कोको के अंदर ना क्या है कि उत्साह ज्यादा है जी। और उन्होंने खुद भी इस चीज को माना है कि भाई मैं हारना नहीं चाहती। ये एक उनकी जो सोच है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि टेनिस के अंदर आज तक हमने माता पिता का रोल सुना था, लेकिन इनकी दादी ने इनको समझाया है कि भाई आपको जब मैच में खेलना है, बड़े मैच में, तो आपको रिलैक्स रहना चाहिए। ये प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए कि भाई आपको मैच हार गए तो क्या होगा। खेल में हार जीत चलती है, लेकिन कोको की अंदर की जो भावना ये कहती है कि भाई मुझे हारना नहीं है किसी भी तरह से। तो मुझे लगता है कि वो अभी इस द्वंद में है कि आखिर किस तरीके से जाएं। लेकिन जब आप दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी के खिलाफ खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि भले ही आप इसको हारें, लेकिन आप ऐसा कुछ सीख कर जाते हैं जो आपको आगे बहुत फायदा वो चीज पहुंचाएगी। और देखिए, लेकिन कोको की एक सबसे बड़ी खासियत कि छोटी उम्र 2018 में ये जूनियर वर्ग की चैंपियन बनी थी फ्रेंच ओपन के अंदर, और उसके 1 साल बाद ये विंबलडन में अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था और अंतिम 16 तक पहुंची थी। वीनस विलियम्स को भी हराया था। तो ऐसी चीजें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रैंड स्लैम अभी इनके पास से दूर है। लेकिन ये है कि ऐसी खिलाड़ी यहां पर दिख रही हैं कि जो बहुत से ग्रैंड स्लैम जीतती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल। और साल 2015 में सेरेना विलियम्स ने आखिरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था, तो उसके बाद यूएस का कोई खिलाड़ी फाइनल में पहुंचा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही रोमांचक मैच होगा और देखते हैं विनर कौन बनता है। फ्रेंच ओपन के पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल और कैस्पर रूड के बीच कल खिताबी मुकाबला होगा। स्पेन के राफेल नडाल 13 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुके हैं, वहीं कैस्पर रूड पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। कल सभी टेनिस प्रेमियों की निगाहें फ्रेंच ओपन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल्स पर लगी होंगी, जिसमें राफेल नडाल और कैस्पर रूड आमने सामने होंगे। रिकॉर्ड 13 बार के रोला गैरा चैंपियन राफेल नडाल कल अपने सेमीफाइनल प्रतिद्वंदी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के चोटिल होने से फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंच गए। वॉकओवर मिलने से नडाल फ्रेंच ओपन इतिहास में दूसरे सबसे उम्रदराज फाइनलिस्ट बन गए हैं। अब वो सबसे उम्रदराज चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे। ज़्वेरेव ने बाएं पैर में चोट के कारण दूसरे सेट में नहीं खेलने का फैसला किया। नडाल ने 19 साल की उम्र में पहली फ्रेंच ओपन ट्रॉफी जीती थी और अब 36 साल की उम्र में 14वीं बार लाल बजरी पर और 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना चाहेंगे। कैस्पर रूड किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले नॉर्वे के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में 2014 के अमेरिकी ओपन चैंपियन मारिन सिलिच को 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 से हराया। 8वीं वरीयता प्राप्त रूड 23 वर्ष के हैं और अब तक किसी ग्रैंड स्लैम में चौथे दौर से आगे नहीं पहुंचे हैं। उनके पिता 1991 से 2001 तक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी रहे। रूड ने 2020 की शुरुआत से अब तक क्ले कोर्ट पर 66 मैच और 7 खिताब जीते हैं। अब उनके करियर की सबसे कठिन चुनौती उनके सामने है। रूड स्पेन में नडाल की टेनिस एकेडमी में ही अभ्यास करते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल गुरु को जीत मिलती है या फिर उनका शिष्य बाजी मारता है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
जी हाँ, वहां भी कुछ स्थिति पुरुष सिंगल्स की बात करें तो कुछ इसी तरह की है, जहां एक ओर राफेल नडाल हैं तो दूसरी ओर कैस्पर रूड जो कि खुद नडाल की एकेडमी में खेलते हैं। तो सामना जो है उनका गुरु से होने वाला है। किस तरीके से देखते हैं आप इस मैच? मुझे लगता है कि इसमें दोनों ही मसलों में राफेल नडाल को खुशी होगी। अगर वो जीतते हैं तब भी उनको खुशी होगी, और अगर नहीं जीत पाए तब भी उनको खुशी होगी कि उनके एकेडमी का एक खिलाड़ी जो है ये चैंपियन यहां पर बन रहा है। लेकिन जब फ्रेंच ओपन की बात आती है तो पिछले इतने 1.5 दशक से हम देख रहे हैं कि जब भी हो तो राफेल नडाल जो है वो प्रबल दावेदार होते हैं। बिल्कुल, और 14वीं बार जीतना जो फ्रेंच ओपन के साथ उनका जो नाता है वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन इस बार ये देखने में आया कि उन्होंने बड़े टफ मैच उनको जीतने पड़े हैं, और कल भी जिस तरीके से सेमीफाइनल में वो आगे बढ़े हैं जी, और मुझे लगता नहीं कि वो चाहते नहीं होंगे कि इस तरीके से आगे बढ़े। कोई भी प्रोफेशनल खिलाड़ी जो होता है वो नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा विपक्षी खिलाड़ी इस तरह से कोर्ट पे लंगड़ाते हुए व्हील चेयर से जाए और उसके बाद उसको मैच छोड़ना पड़े। लेकिन आप मैच की इंटेंसिटी देखिए कि 3 घंटे हुए हैं और 2 सेट भी पूरे नहीं हुए थे, तो कितना जबरदस्त वो मैच चल रहा था। राफेल नडाल जैसे खिलाड़ी ने जेवरेव के बारे में बोला है कि सुपर टफ मैच था ये। सुपर सैड भी उन्होंने बोला कि भाई ये बड़ा ऐसा अच्छा नहीं लगा इस तरीके से जाना। लेकिन उन्होंने ये घोषणा कर दी, अगर किसी खिलाड़ी के बारे में राफेल नडाल बोले कि भले ही यहां पर इनकी विदाई हो गई सेमीफाइनल से, लेकिन ये आने वाले समय में बहुत ग्रैंड स्लैम जीतेंगे। जी बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में आज मार्सेलो एरिवालो और जान जूलियन रोजर का सामना इवान डोडिग और ऑस्टिन किल्सिक की जोड़ी से होगा। पहलवान साक्षी मलिक ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अल्माटी में UWW रैंकिंग सीरीज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके लिए उन्हें 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। इससे पहले रियो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। भारत की ओर से गोल्ड जीतने वाली साक्षी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 5 साल बाद सुनहरा झंडा लहराया है। हालांकि साक्षी से पहले भारत की मानसी और दिव्या काकरान ने भी पोडियम फिनिश में शीर्ष स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। लेकिन ये जीत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके लिए 5 साल का इंतजार साक्षी को करना पड़ा। राकेश, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब साक्षी मेडल नहीं जीत पाती थी या छोटे मेडल जीत रही थी तो वो अक्सर ये कहती थी कि ओलंपिक्स के बाद उनका कहीं ना कहीं जो सम्मान समारोह हुए, आपके विज्ञापनदाताओं के साथ जो उनके सेशंस होते थे, उस वजह से कहीं ना कहीं उनका ध्यान भटका। और ये एक अच्छी बात थी। मुझे 3-4 साल पहले के करीब उन्होंने एक एशियन चैंपियनशिप के दौरान ये बयान दिया था, तो मुझे ये एहसास हो गया था कि कम से कम एक बड़ी बात ये हुई कि उनको अपनी कमजोरी का पता चल गया कि वो क्यों कमजोर पड़ रही हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज को दूर किया। और एक ये बड़ी बात देखिए कि भाई शादी के बाद एक महिला पहलवान अगर इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वप्निल कुसाले और आशी चौकसी ने अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता, जिससे भारतीय टीम का अभियान पदक तालिका में दूसरे स्थान के साथ खत्म हुआ। स्वप्निल और आशी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में यूक्रेन के सेरी कुलिश और डारिया टाइकोवा की जोड़ी को 16-12 से हराया। ये टूर्नामेंट में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले इलावेनिल वलारवियन, श्रेया अग्रवाल और रमिता की तिकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण हासिल किया था। भारतीय निशानेबाजों ने इसके अलावा टूर्नामेंट में 3 रजत पदक भी हासिल किए। तो ये भारत की, राकेश, बड़ी जीत। देखिए, बड़ी जीत, और स्वप्निल के लिए जो वर्ल्ड कप है बहुत ही शानदार रहा है कि 3 पदक उनके पास आए हैं, 1 गोल्ड मेडल आया और 2 सिल्वर मेडल उनके पास आए। तो एक युवा खिलाड़ी के लिए इतने पदक जीतना और भारत का वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना, उसके बाद जो है अब अगले माह से चौथा और अंतिम जो है वो वर्ल्ड कप शुरू होना है, और उसके बाद फिर सितंबर-अक्टूबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। तो असली परीक्षा वहां होगी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। निशानेबाज हमारे लगातार वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब बड़ी चैंपियनशिप आती है, ओलंपिक्स आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि स्वप्निल जैसे खिलाड़ी मजबूती के साथ आएंगे और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है सितंबर-अक्टूबर में, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन कर पदक जीतेंगे।
बिल्कुल। तो इस समय जो है भारतीय टीम कोरिया के बाद पदक तालिका में इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।